दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी टेट के ईवीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट तक डिस्कस किया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो वहां पर पड़ा है। चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा पोजीशन होगा। ऑप्शन आपका है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो इस हिसाब से आपका यूपी का जो प्लेस होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चौथे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका स्थान चौथा है। तो पहला कौन सा होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है यूपी का पोजीशन कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो प्रथम स्थान पर कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पोजीशन है आपका है राजस्थान। ठीक है, आपका फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा स्टेट होगा, राजस्थान होगा। सेकंड पे कौन होगा, तो आपको याद रखना है एमपी आपका क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर आएगा। और महाराष्ट्र आपका क्या हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चारों पोजीशन का नाम याद रखना है। तो टॉप 4 स्टेट का नाम उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो आपका आंसर हो जाता यूपी जो होगा आपका जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा यूपी का पोजीशन तो आपका फोर्थ पोजीशन आएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो फर्स्ट पोजीशन से आएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखना है, इनसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका है सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और ललितपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सोनभद्र। ठीक है, जो सोनभद्र है आपका यूपी का एक जिला है, जो कि आपके 4 राज्यों से कह सकते हैं अपना सीमा साझा करता है। और सिर्फ हम ये भी कह सकते हैं जो सोनभद्र है सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। चलिए उन चारों राज्यों के नाम देखते हैं कि कौन कौन से 4 राज्य हैं जो आपका सोनभद्र से अपना सीमा या फिर अपना बाउंड्रीज शेयर करता है। तो ये देखिए आपका एक सोनभद्र का मैप दिखाया गया है। ठीक है, इस मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे तो इधर आपका ईस्ट होगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर हम साउथ की बात करें, साउथ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ जो होगा एक प्रकार से आपका साउथ में आ जाएगा, और वेस्ट में आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, और ईस्ट में आपका बिहार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप झारखंड को भी देख सकते हैं जो कि साउथ ईस्ट वाले एरिया में यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 राज्यों को देख सकते हैं जो आपका सोनभद्र से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अगर हम और ऑप्शन की बात करें कि सोनभद्र के अलावा जो सहारनपुर है आपका, तो सहारनपुर है कितने राज्यों से अपना सीमा को शेयर करता है, तो याद रखिएगा 3 राज्यों से, यानी कि 3 राज्यों से आपका जो सहारनपुर होगा अपना सीमा या बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यूके यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से आपका सहारनपुर का होता, सहारनपुर की बाउंड्री शेयर होती है। ठीक, बलिया जो होगा यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, बलिया है, जो कि यह सिर्फ बिहार राज्य से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो ललितपुर होगा यह जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ वाला जिला है, आपको याद रखना है। यह जिला आपका एमपी के कह सकते हैं, एमपी के 3 तरफ से आपका ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ये किन राज्यों का संयुक्त परियोजना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। ठीक, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। ठीक है, और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और चौथा आपका है पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये एक संयुक्त परियोजना है। इन 3 राज्यों ने मिलकर इस परियोजना में अपनी सहभागिता निभाई है, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ठीक है,
है। यह मुख्य रूप से 3 राज्यों का एक संयुक्त कह सकते हैं उपक्रम है, जिसमें पंजाब आपका आता है, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान वाला एरिया जो हो गया, ये 3 राज्यों के सहयोग से आपका यह परियोजना निर्माण किया गया है। परियोजना से जुड़े कुछ अगर और महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो यह होगा कि कौन से नदी पर यह परियोजना बनाया गया, तो आपको याद रखना है कि जो सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी पर यह परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसके पीछे बनी विशाल झील को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस परियोजना के पीछे एक झील बनी है, उस झील को हम लोग बोलते हैं, उस झील का नाम रखा गया है गोविंद सागर झील, ठीक है, गोविंद सागर झील। आपको याद रखना है, गोविंद सागर झील के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका है देहरादून, नागपुर, बंगलुरु, चेन्नई, ठीक है। तो आपको याद रखना भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का लोकेशन जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण का संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपको याद रखना है इसकी स्थापना, तो आपको याद रखना है 1 जून, ठीक है, 1 जून 1981 यानी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह भारत सरकार के पर्यावरण हो गया, ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है? तो याद रखिए कि देश के वन संसाधनों का सर्वेक्षण करना, ठीक है। इसका अगर मुख्य कार्य आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो याद रखिएगा कि देश के वन संसाधनों का सर्वेक्षण करना हो गया और उनकी स्थिति का मूल्यांकन करना इसका मुख्य कार्य हो गया, ठीक है। यह जो होगा हर 2 साल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी जारी करता है, इस बात को याद रखना है, यानी कि हर 2 साल पे क्या होगा, हर दो ईयर पे ये क्या करता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ISFR बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोल दे या भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है कौन? तो आपको याद रखना है भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है, तो देहरादून आपका कहाँ पर होगा आपको याद रखना है। देहरादून आपके किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। और इसका जो हेड क्वार्टर उत्तराखंड में है, तो इसके कुछ रीजनल ऑफिस है, वो कहाँ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा एक आपका शिमला में है जिसका एक रीजनल ऑफिस है, ठीक है, साथ ही साथ कोलकाता में एक आपका याद रखना है, कोलकाता हो गया, और एक आपका नागपुर हुआ, ठीक है, नागपुर। तो ये क्या है? इसके कुछ रीजनल, ठीक है, रीजनल है इसके ऑफिस। एक और आप इसके साथ याद रख सकते हैं बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। तो क्या है कि इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं जो भारत के अलग अलग राज्य में स्थित हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका भारतीय वन सर्वेक्षण से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनता है, यानी कि यहाँ पर पिरामिड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो इकोसिस्टम में पिरामिड का निर्माण होता है उन पिरामिड्स का कौन सा वाला पिरामिड का टाइप जो होगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन सा वाला पिरामिड आपको देखने को मिलेगा जो आपके जीव संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर नंबर के बेस पर बनाया जाएगा। तो इसमें आपका किस तरीके का होगा? ऑप्शन दिया सदैव सीधा, सदैव उल्टा, असमान, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जब हमारा यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर की बात होती है, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि जीव संख्या का पिरामिड की बात करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इसमें जितने भी पिरामिड बनते हैं वो कैसे रहेंगे? सदैव आपका सीधा होता है, याद रखिएगा, सदैव सीधा, ठीक है, सदैव सीधा पिरामिड बनता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सदैव सीधा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब नंबर ऑफ पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सदैव सीधा बनता है, ठीक है। यानी एक बात आपको और याद रखना है कि किसी भी, अच्छा पिरामिड होता क्या है, इस बात को याद रखना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र यानी किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जो उत्पादक और अलग अलग स्तर के उपभोक्ताएं होती हैं ना, इनको संख्या को दर्शाने के लिए हम एक आरेख खींचते हैं तो हमको जो शेप प्राप्त होता है उसी को हम लोग पिरामिड करते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका जो उत्पादक होते हैं, ठीक है,
उत्पादक हो गए, और इसी उत्पादक पे क्या होते हैं, अलग अलग उपभोक्ता निर्भर होते हैं, जैसे प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, टर्सरी उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जब हम इनको एक आरेख के माध्यम से दर्शाते हैं तो एक प्रकार से हमारा इस तरीके से शेप बनता है, ठीक है। ये हमारे एक पिरामिड का शेप ले लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के पिरामिड के नाम से जानते हैं। और ये पिरामिड 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पिरामिड्स का निर्माण होता है इकोसिस्टम में, ये कितने टाइप के होंगे, तो याद रखिएगा 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है पिरामिड ऑफ नंबर होता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर के नाम से होता है, ठीक है। एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास के नाम से होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी के नाम से होता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर याद रखिएगा पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा पिरामिड हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम में बताता है, जो कि नंबर के बेस पे होगा और कैसा होगा, तो हमेशा क्या होगा, इरेक्टेड होगा, हमेशा सीधा होता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या लगातार कम होती चली जाती है। इस प्रकार से क्या होगा, हमको जो पिरामिड प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अपराइट या फिर सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। एक दूसरा अगर मैं बताऊं कि पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, वो आपको इन्वर्टेड यानी उल्टा देखने को मिलता है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि किस कंडीशन में पिरामिड आपको उल्टा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इन्वर्टेड पिरामिड आपको जनरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड वो भी किसमें, बायोमास में, ठीक है, बायोमास यानी कि वजन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि तालाब के लिए यह हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि जो छोटी मछलियां और शैवाल का कुल वजन जो होता है बड़ी मछलियों के मुकाबले बहुत कम होता है, लेकिन संख्या के मामले में यह हमेशा सीधा ही रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में जो रक्त का कार्य होता है उसका मतलब शरीर में जो रक्त का क्या कार्य है, यानी कि जो आपके फंक्शन है ब्लड का फंक्शन पूछा है। ऑप्शन आपका दिया, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाना, ठीक है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायता करता है, खड़े होने में सहायता करता है, ठीक है। तो यानी आपको याद है शरीर में जो रक्त का मेन काम क्या होगा, तो शरीर में रक्त का मेन काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा कौन, ब्लड। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि ब्लड में ही अगर आपको देखेंगे ब्लड में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्लड का अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेन क्या होता है, 2 चीजें पाई जाती है। एक आपका पाया जाता है प्लाज्मा होता है, ठीक है, एक प्लाज्मा होता है। दूसरा एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम सेल्स, जो सेल्स के फॉर्म से पाए जाते हैं ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होता है, आपके 3 कंपोनेंट, 3 मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसको आपको याद रखना है। एक आपका होता है आरबीसी होता है, ठीक है, एक आपका डब्ल्यूबीसी होते हैं, और एक आपका क्या होता है, प्लेटलेट होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ये आपके क्या ब्लड के पार्ट है, ठीक। और इसी आरबीसी में ही क्या पाया जाता है आपको याद रखना है। अच्छा, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉफ सेल्स या फिर सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इसको प्लेटलेट को थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, जो आरबीसी में रेड कलर होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, तो आपको याद रखना हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो आपको ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। साथ ही आपका यही हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आपको याद रखना है आपका ब्लड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन को पूरे बॉडी में एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जितनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में, ठीक। ऑप्शन आपका है 90 दिनों में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 वर्ष में, ठीक है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का अगर रिक्त पद है हमारे देश में तो उसको भरने के लिए कितने महीने का प्रावधान है, तो आपको याद रखना 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर में हमको राष्ट्रपति की नियुक्ति करना होता है, ठीक है। यानी कि एक बात अगर मैं बताऊं, कुछ और बातें बताऊं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62, ठीक है, यानी कि आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 62(2) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 में बताया गया है यदि राष्ट्रपति का पद, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद जो है उनकी मृत्यु, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाए पद पे रहते हुए, या वो रिजाइन दे दें यानी त्यागपत्र या रेजिग्नेशन दे दें, ठीक है, तो इस कंडीशन में, या फिर हटाए जाने महाभियोग उन पर चलाया जाए, ठीक है, यानी कि हटाए जाने पर
हटाए जाने पर क्या होगा कि इसके कारण हमारा पद रिक्त हो जाएगा। तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव हर हाल में 6 महीने के भीतर कराया जाना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ के भीतर क्या होगा, चुनाव कराया जाना चाहिए। तो यह अनिवार्य है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपको वहां पर राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है उसको फिल किया जाता है। अच्छा, उनकी स्थिति में उस दौरान कौन होता है राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के लिए? तो अतिरिक्त कार्यभार के रूप में जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति वो क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो उस कंडीशन में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको यह जिम्मेदारी संभालनी होती है कि उस टाइम पर वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति के केस में अपना ये काम को करते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, जो नए राष्ट्रपति होगा उनका कितना कार्यकाल होता है? तो चुनाव के बाद जो भी नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं वह बचे हुए समय के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के लिए क्या होते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि प्रथम महिला आईएएस कौन थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको आईपीएस के बारे में ज्यादातर पता होता है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में पता होता है, फर्स्ट सीएम के बारे में पता होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आईएएस के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके जो फर्स्ट आईएएस महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा, अन्ना जार्ज। ठीक है, अन्ना जार्ज जो थी, जिनका नाम है अन्ना राजम मल्होत्रा भी कहा जाता है या फिर अन्ना जार्ज कहा जाता है, ये थी क्या थी, हमारी फर्स्ट आईएएस थी। ठीक है, फर्स्ट आईएएस कौन थी? तो आपको याद रखना हमारा अन्ना जार्ज या फिर अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, अगर आपको अन्य ऑप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, ठीक है, तो याद रखिएगा जो किरण बेदी थी, ठीक है, ये आपकी क्या थी, फर्स्ट आईपीएस थी। ठीक है, जिन्होंने अपना 1972 में क्या किया था, 1972 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू को किस वजह से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यह आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पहली महिला राज्यपाल का अगर नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू को। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। ये क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है, भारत कोकिला। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है इनसे संबंधित। ठीक है, अगर मैं सुचिता कृपलानी की बात करूं तो सुचिता कृपलानी के बारे में आपको यह याद रखना है, यह जो थी पहली महिला सीएम, यानी फर्स्ट सीएम, अगर आपसे पूछे फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया पूछे तो आपको बताना सुचिता कृपलानी। अच्छा, किस राज्य की सीएम थी? तो आपको याद रखना है यूपी की। ठीक है, यूपी की सीएम थी। ठीक, इतनी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और अन्ना जार्ज के बारे में मैंने आपको बताई, फर्स्ट वुमेन आईएएस थी। ठीक है, इन्होंने अपना ये एग्जाम कब क्लियर किया था, 1951 में इन्होंने अपना सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था और फर्स्ट आईएएस महिला बनी थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का आकार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका एक वनों का आकार कितना होना चाहिए? ऑप्शन दिया 20 से 25%, ठीक, 33 से 33%, 60 से 65% और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, 60 से 65%। ठीक है, 60 से 65% क्या होगा, हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का आकार होना चाहिए। ठीक है, जितनी बातें आपको याद रखना है। ठीक, अगर इसके बारे में कुछ और बातें आपको बताऊं, जो राष्ट्रीय वन नीति होती है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति होती है, ठीक है, 1988 के अनुसार बताते हैं कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 33%, ठीक है, 33% भाग पर वन या वृक्षों का आवरण होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये बताया गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 33% यानी कि 1/3 पार्ट पर क्या होना चाहिए, आपके वन या वृक्षों का आवरण होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में यह लक्ष्य बहुत अधिक रखा गया है। नीति के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों का कम से कम 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, यानी कि लगभग 66% या
60 से 65%, ठीक है, यानी 66% या फिर 60 से 65% हिस्सा वनों से ढका होना चाहिए, ठीक है। इसके विपरीत अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इसका परसेंट आपका 20 से 25% का होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत का वन का आकार होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि का मानक है, ठीक है। तो ध्वनि का मानक आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए। ऑप्शन आपका 70 से 75 डेसिबल, 65 से 55 डेसिबल और 55 से 45 डेसिबल, 50 से 40 डेसिबल। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं CPCB के नाम से भी जानते हैं, CPCB, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपको याद रखना है। आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को CPCB बोलते हैं। इनके अनुसार जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 70 से 75 डेसिबल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 70 से 75 डेसिबल को अलाउ किया गया है कि आप इतने आवाज वाले औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि को प्रोड्यूस या उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसके लिए परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला, इसको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि देश के पहले कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। आपको याद रखना कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आपका कहाँ पर या सॉरी कब स्थापित हुई थी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन पहले देखिएगा 1955 में, 1960 में, 1965 में और 1970 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसको आपको याद रखना 1960 यानी 1960 में, ठीक है। यानी 1960 में क्या हुआ, पहला कृषि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में, ठीक। चलिए अगर हम इसके बारे में कुछ और बातें आपको बताएं तो इस विश्वविद्यालय का नाम जो था, देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय का जो नाम था, आपको नाम याद रखना है गोविंद, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GBPUAT, ठीक है, याद रखिएगा GBPUAT। जी से क्या हो जाएगा गोविंद, बी से हो जाएगा बल्लभ, पी से हो जाएगा पंत, ठीक है, यू से हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना GBPUAT, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको ये भी याद रखना कि 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1960 में आपका जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, ठीक है। स्थापना कब आपका हुआ था, 17 नवंबर 1960 में। किसने किया था, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक। आपका इसका लोकेशन पूछा जाए कहाँ पर है, तो लोकेशन आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं पंतनगर, ठीक है। इसका लोकेशन पंतनगर है। पंतनगर कहाँ पर, उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के पंतनगर में इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये आपका उत्तराखंड किसका पार्ट था, यूपी का ही पार्ट था। तो इस स्थापना के समय यह यूपी में ही स्थित था, लेकिन बाद में जब यूपी का विभाजन हुआ ये उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक बात और आपको याद रखना है कि इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हरित क्रांति का अग्रदूत, ठीक है, हरित क्रांति का अग्रदूत कौन से विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो आपको याद रखना है GBPUAT को, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, अगला आपका है हृदय रोग, अगला है WBC में कमी, रक्त स्कंदन ना होना, ठीक है। यानी हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हीमोफीलिया जिसको भी होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है। यानी कि अगर कोई भी छोटा मोटा चोट या इंजरी अगर उसको हो गई है तो उसके बॉडी से क्या होता है, ब्लड निकलता रहता है, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि जिससे भी हीमोफीलिया हो जाता है उसके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। यह आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि इसके जो प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसका क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी होता है, उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को एनीमिया कहा जाता है, उसको एनीमिया हो गया यानी रक्त की कमी हो गई, ठीक है। हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज है, जिसमें आपका हार्ट का ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, ठीक। WBC में जब कमी होता है इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, इसका याद रखना ल्यूको, ठीक है, ल्यूकोपेनिया।
ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या है, जब उस पर्टिकुलर पर्सन में WBC की कमी हो जाती है उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ठीक है, तो आपकी ये हो गया अदर ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो ठोस कचरा प्रबंधन के तहत हरे रंग के कूड़ेदान यानी ग्रीन डस्टबिन का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कचरे के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका है रिसाइकिल होने वाला प्लास्टिक और लोहे के लिए, गीला और जैव अपघटनीय कचरा जैसे भोजन और छिलके, अस्पताल के सिरिंज के लिए, कांच के टुकड़े के लिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है कि गीला और जैव अपघटनीय कचरा जैसे भोजन और छिलकों के लिए ग्रीन डस्टबिन का यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैव अपघटनीय लिखा है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं इंग्लिश में, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि ऐसा कोई भी कचरा जिसको कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या किसी भी जीवों के द्वारा उसको वापस से क्या है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। तो उस सारे कचड़ों को हम लोग बोलते हैं जैव अपघटनीय कचरा कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे इसमें आपके घर के छिलके हो गए, सूखे पत्ते हो गए, पौधे हो गए या खाद मतलब कि ये सब जो हो गए आपके कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम के अनुसार जो अलग अलग कचरों का जो अलग अलग कचड़े डस्टबिन जो होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे अगर ब्लू डस्टबिन के बारे में पूछा जाए कि आपका जो ब्लू डस्टबिन होगा वो किस लिए होता है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है और डी दिया है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा आपका ब्लू डस्टबिन का काम कर जाएगा। ठीक है, इसमें सूखा और रिसाइकल होने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक, लोहा, कांच के टुकड़े, कागज, गत्ता ये सब डाला जाता है। ठीक है, और आपको इतनी बातें याद रखना है। ठीक, तो और एक चीज अगर आपसे पूछा जाए कि लाल, काला या पीला कूड़ेदान जो होता है यह किस लिए होता है, तो यानी कि जो अस्पताल के सिरिंज हो गया यानी ऑप्शन नंबर सी के लिए जो आपका बोल सकते हैं रेड हो सकता है। ठीक है, ब्लैक हो सकता है डस्टबिन का कलर, ठीक है, या फिर येलो हो सकता है। ठीक है, ये कलर का अगर डस्टबिन रहेगा इसमें कौन से टाइप के आपके वेस्ट रहेंगे, तो इसमें आपके बायोमेडिकल वेस्ट होंगे, जिसमें आपका अस्पताल का सिरिंज हो गया, ठीक है, अस्पताल का सिरिंज, पट्टियाँ हो गया या फिर एक्सपायर दवाएं हो गई, इसको हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इटाई रोग में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन आपका है आंख, गुर्दा और बाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखिएगा गुर्दा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं किडनी के नाम से भी जानते हैं, किडनी या गुर्दा। ठीक है, यानी कि इटाई रोग के बारे में अगर हम और जाने तो इटाई रोग जो होता है कैडमियम, ठीक है, कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण होता है। जब पीने के पानी या भोजन के जरिए कैडमियम शरीर में लगातार पहुंचता है तो यही बीमारी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो कैडमियम होता है ये कैडमियम जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब जाकर हमको ये इटाई रोग होता है। ठीक है, और इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना किडनी आपका प्रभावित होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपका जो पर्सन होगा उसमें हड्डियों में तेज दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं, उसको बहुत तेज दर्द होना हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इटाई है ना ये आपका जापानीज भाषा का वर्ड है, इस बात को आपको याद रखना। जो इटाई टर्म दिया गया है ये आपका जापानीज भाषा का टर्म है जिसका अर्थ होता है आह आ। ठीक है, यानी कि बहुत दर्द होना। ठीक है, बहुत दर्द होना यानी कि जिस भी पर्सन को ये रोग हो जाता है उसकी हड्डियों में इतनी तेज दर्द होती है कि वो बहुत ही कराहता है, वो बहुत ही कराह के साथ दर्द करता है, इस वजह से उसको इटाई कहा गया है। इस बात को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रभाव में सरकार ने कितने वर्ष तक वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि जब चिपको आंदोलन चलाया गया था उस समय सरकार ने कितने वर्ष से कितने साल तक प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखिएगा 15 वर्ष। ठीक है, यानी कि जब आपका चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उस समय सरकार ने 15 वर्ष तक वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी और बात इसके बारे में बताऊं आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में, तो जो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी याद रखिएगा 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में हुई थी। आपको ये भी बात याद रखना है, उत्तराखंड उस समय भारत का हिस्सा था, आपको याद होगा। ठीक है, उत्तराखंड के किस गांव में हुआ था, तो आपको याद रखिएगा जिले में, किस जिले में हुआ था तो याद रखिएगा
चमोली जिले में आपका ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें उस समय क्या था, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए वहां पर जो विशेषकर महिलाएं थी वो पेड़ों से क्या होती थी, चिपक जाती थी, जिस समय आपका वहां पर वनों की कटाई रुक जाता था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन से पर्यावरणविद थे जिन्होंने कह सकते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, तो आपका नाम याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को बहुत ही कह सकते हैं फेमस है, इस आंदोलन से जुड़े हुए पर्यावरणविद हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और 15 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि आपका उस टाइम पर वनों की कटाई बहुत होती थी, जिसको रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का प्रयोग पीएच मान पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका है शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन का प्रयोग हम लोग पीएच को मेजर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, पीएच स्केल क्या होता है, तो याद रखिएगा यह स्केल आपका एसिड या बेस के बारे में जानकारी देता है कि कोई भी आपका जो पदार्थ है, कोई भी लिक्विड है, वो एसिड है कि बेसिक है, एसिडिक है कि बेसिक है, इसके बारे में जानकारी पीएच स्केल के थ्रू होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं पीएच स्केल में कितने तक का वहाँ पर नंबरिंग होता है, तो आपका जो 0 होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। 0 से इधर आते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और 0 से उधर जाते हैं तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कर सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेगा 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके, ठीक। तो याद रखिएगा अगर हम क्या होते हैं कि 7 से कम की तरफ आते हैं, इधर 1 2 3 4 की तरफ आते हैं, तो इधर वाला जो भी हमारा पोजीशन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन को बताता है, हाईली एसिडिक, और इधर की तरफ जाते हैं, राइट साइड अगर जाएंगे तो हमारा हाईली बेसिक को बताता है। तो ये हमारा पीएच स्केल हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लाइकेन के बारे में थोड़ा सा बताएं तो लाइकेन जो होता है एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है, याद रखिएगा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, जिसमें आपके कौन कौन से कह सकते जीव आते हैं, इसमें शैवाल, ठीक है, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक दोनों क्या होते हैं, इन दोनों की सहभागिता से ही लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। जो शैवाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी भी बोलते हैं, तो एल्गी के पार्ट को हम लोग फाइको, ठीक है, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका कवक यानी जो फंगी होती है, फंगी के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट बोलते हैं, ठीक, माइकोबायोन्ट। और इन्हीं दोनों के एसोसिएशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। जिसमें जो शैवाल होता है आपको फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि शैवाल एक प्लांट का ही एक रूप होता है, ठीक है, प्लांट का ही एक रूप होता है, यानी प्लांट का ही एक फॉर्म होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फूड बनाएगा। तो और जो लाइकेन में जो कवक होता है, कवक क्या होता है, प्लेस देता है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं स्पेस प्लेस देता है। तो यहाँ पर दोनों के संबंध से ही क्या होता है, लाइकेन का निर्माण होता है, और लाइकेन एक सहजीवी संबंध का अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है। साथ ही साथ यह पीएच का मान पता करने के लिए किया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने डेसिबल की ध्वनि लगातार सुनने पर श्रवण बाधिता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन अच्छा देखिएगा, 60 डेसिबल है, ठीक है, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो याद रखिएगा जो 80 डेसिबल या 80 डेसिबल से ज़्यादा का अगर हमारा आवाज़ रहेगा तो इससे इंसानों में क्या होता है कि सुनने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती है। तो लगभग 80 से 85 डेसिबल में यदि कोई व्यक्ति लगातार इसके एक्सपोजर में है तो उसके कानों के द्वारा सुनने की क्षमता कह सकते कमजोर हो सकती है, या फिर उसके सुनने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं सामान्य बातचीत के लिए कितना डेसिबल होना चाहिए, तो आपका आंसर होना 60 डेसिबल के आसपास का जो रेंज होता है वो सामान्य बातचीत का होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेसिबल्स के बारे में कभी कभी पूछते था कि ध्वनि की इकाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो डेसिबल में मेजर करते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन आपका है यमुना, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और गंडक, ठीक है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा जो आपका ताप्ती नदी है ना, जो ताप्ती नदी है आपका पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो हैं, भारत की अधिकांश बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा हो गया, आपको याद रखना है नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जो कि किधर की तरफ जाकर गिरती है, पूर्व से,
ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर गिरती है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम आपको याद रखना, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं, ये प्रमुख नदियां हैं जो आपके पश्चिम की ओर गिरती है। और कौन से सागर में जाकर गिरती है, तो आपको याद रखना अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में जाकर गिरती है, जिसको हम लोग खंभात की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर ये दो नदियां जाकर गिरती है। ठीक है, अगर हम यमुना नदी की बात करें तो ये उत्तर से पूर्व की ओर बहती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रयागराज वाला जिला है, यहाँ पर जो आपका गंगा नदी है, ठीक है, उस गंगा नदी में जाकर आपकी यमुना नदी मिल जाती है। तो आपको पता होगा त्रिवेणी संगम का वहां पर निर्माण होता है, तीनों नदियों के मिलने से वहां पर होगा। ठीक है, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी किधर से निकलती है, कहाँ जाती है, तो याद रखिएगा तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर, ठीक है, तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है, वहां से होते हुए बांग्लादेश, ठीक है, वहां से होते हुए कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और जो गंडक नदी है इसके बारे में आपको बताऊं कि नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल से निकलकर बिहार में, ठीक है, नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है इन नदियों के बारे में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका है 5 जून, 5 सितंबर, 12 मई और 24 जनवरी। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो याद है कि 2008 से, ठीक है, 2008 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी 2008 से हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यानी कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जैसे कि बाल विवाह, लिंगानुपात जैसे जो भेदभाव या असमानताएं थी, ठीक है, उसको खत्म करना, उनको शिक्षा में बढ़ावा देना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे बेसिक कह सकते एम थे, उद्देश्य थे, जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन कम से कम लोगों को जागरूक किया जाता है, महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि वो जागरूक हो, अपने आसपास जो महिलाओं के प्रति असमानताएं होती हैं उसके लिए आवाज उठाएं और महिला सशक्तिकरण की तरफ कार्य करें। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं और ऑप्शन की बात करूं, 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे और आपका इन्वायरमेंटल डे। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट के साथ साथ अगर आप कोई और वनडे एग्जाम को अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।